नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में। मैं हूं प्रवीण दुबे और हमारे साथ हैं बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर बाबूलाल गौर साहब। गौर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गौर साहब, एक जो मसला है आपको लेके, आप बेबाक बोलने के लिए बेहद मशहूर हैं और कई बार इसको लेके पार्टी की जो आपकी जो पार्टी की सरकार है वो संकट में आ जाती है। नहीं, संकट में नहीं आती। मैं जो यथार्थ है वो बोलता हूँ, यानी कि जो सरकार के योजना है, जैसे जब मैं मुख्यमंत्री था और उसके बाद 2008 में जब मैं नगरीय निकाय मंत्री बना तो मैंने घोषणा की थी चुनाव के अंदर कि मध्य प्रदेश के 2 शहरों में हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं माननीय अग्रवाल, कांग्रेस के महामंत्री, उन्होंने हमारी शिकायत की थी चुनाव आयोग में, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, शेख चिल्ली सपने दिखा रहे हैं। तो उसको माना नहीं चुनाव आयोग ने, लेकिन हम चुनाव जीत गए, हमारी पार्टी जीत गई और मैं नगरीय निकाय मंत्री पुनः बन गया। तो मैं अपने अधिकारियों को साथ लेकर के, राघव चंद्रा जी प्रमुख सचिव थे, हम दिल्ली गए और मेट्रो के जो चीफ थे उनसे हम जा करके मिले, जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं, श्रीकरण। उनसे हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि मध्य राजधानी आप क्यों चलाना चाहते हैं? ये तो आप संख्या होना चाहिए, यात्री होना चाहिए, फिर लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। तो पहले आप हमारी मेट्रो देख लें कि इससे क्या फायदे हैं। तो उन्होंने हम बड़े अधिकारी मंगत राम जो उनके डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने दिखाया। तो हमने वहाँ से लेके और गाजियाबाद वगैरह तक सफ़र किया। लेकिन ये एक बात है गौर साहब, उसी समय लखनऊ का भी, यूपी की भी बात हुई, उसी समय जयपुर की भी बात हुई। जयपुर में चलने लगी, लखनऊ में चलने वाली है। यहाँ तो मैंने विधान साहब पूछा था कि मेट्रो कब चलेगी। इस पर जो माया सिंह जी हमारी मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, तो उन्होंने कोई टाइम ही नहीं बता पाए कब तक चलेगी, क्योंकि अब चलाने में सरकार के अंदर मेरे जाने के बाद जो समीक्षा रिपोर्ट होती है, जो फर्स्ट रिपोर्ट, उनको 2 बार हम लेके आए थे श्री धरम जी को, भोपाल इंदौर। उन्होंने कहा आप क्या चल सकती है, लेकिन एक शर्त है कि इसको मध्य प्रदेश कोई बाहरी एजेंसी विदेश की नहीं बनाएगी। जैसे हम लखनऊ में बना रहे हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद में बना रहे हैं, तो भारत सरकार का जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे मंत्रालय है, उसी के अंडर हमारा मेट्रो संचालन है, वो बनाएगा। तो हम आपको बना देंगे और उसकी शर्तें जो अन्य प्रदेशों से की है वो आपसे कर लेंगे। क्या लगता है आपको, मतलब सरकार चाह नहीं रही है? नहीं, हम बदल गए, कमी है, हम बदल गए। तो पॉलिसी हमने ये रखा कैबिनेट में प्रस्ताव, हमारा विभाग ही बदल दिया गया। तो लोग हम उससे अच्छी बनाएंगे, जर्मनी की लेके आएंगे, पेरिस की लेके आएंगे, लंदन की नई डिजाइन की लाएंगे, भारत की पुरानी हो गई, न नई आई न पुरानी आई। अच्छा, केवल एक मेट्रो मसला नहीं है, आपने कुपोषण को लेके भी सरकार पे गंभीर सवाल किए और उससे ये हो जाता है कि विपक्ष बोना हो जाता है और आपके जो सवाल हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं। रिपोर्ट आई कुपोषण की, आज ही रिपोर्ट आई, आज ही आई के मैं गया था उस क्षेत्र में, एक यादवों का सम्मेलन हुआ था, सामूहिक शादियों का। तो मैं जब मंत्री था तब गया था, अभी जब मेरा त्यागपत्र हुआ उसके पहले गया था। तो वहां मैंने देखा कि जो माताएं थी बहुत दुबली पतली, सभी समाज के आते हैं, मंत्री आता है तो दिखने आते हैं, ज्ञापन यहाँ पर देने आता है। तो मैंने कलेक्टर से पूछा क्या है यहाँ? कलेक्टर साहब यहाँ पर तो मानव और आयोग से शिकायत की गई, जांच की जाए। तो मानव आयोग से फिर मैंने वहाँ अनेक अखबारों ने, मीडिया ने उस बातों को उठाया कि 116 बच्चे मर गए कुपोषण से। तो मैंने उस प्रश्न को श्योपुर का, मैंने एक ही जिले का उठाया, अगर पूरे संभाग का उठाता तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाती सरकार। और उसमें मैडम चिटनीस ने कहा कि हमारे हिसाब से तो कोई नहीं मरा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो मानव अधिकार की रिपोर्ट दी उसमें 116 सारे लोग। तो मैंने कहा आप असत्य वर्णन कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं, तो आप चलकर मेरे सामने जांच करेंगी क्या? तो उन्होंने कहा आपकी मैं जूनियर मिनिस्टर रही हूँ। अब शरणागति हो गई तो मैं ठीक है।
हाँ, लेकिन ये इससे कुछ लोग बीजेपी के ही कुछ लीडर कहते हैं कि आप नाराज चल रहे हैं इसलिए आपके बयान ऐसे आते मैं जन समस्याओं को उठाता हूँ, मेरा जन धर्म है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सरकार के प्रतिनिधि नहीं। हैं। जब मंत्री होंगे सरकार का, और अब जब तो हमको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, तो जनता की सेवा। अब ये हमारे यहाँ इतनी बड़ी खनती है, बांदुर की खनती, 40 साल से बदबू का भंडार, कचरा मचरा पड़ा, कौन कौन सी मिथेन गैस, और रात में तो मैंने जो उठाया तो महेश सिंह जी ने कहा बैठो बैठो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। तो क्यों भाई, अगर आप 80% ये खनती का मामला मेरे मंत्री काल में सुलझ गया, जब मेरा मंत्रिमंडल गृह विभाग दे दिया 2 साल तक, तो लाल सिंह मंत्री था इसके, तो उन्होंने इस काम को देखा ही नहीं तो आज भी ये बंद हो जाता है। ये भानपुर की खनती है जो भारत की सबसे बड़ी शराब का केंद्र है। जितनी आंखों की बीमारी के लोग, पेट की बीमारी के बाद, और दमा, खांसी, अनेक, आज भी आप रिपोर्ट देखिए किस प्रकार। आज फिर जो एनजीटी ने कहा कि वहां आग लग रही, धुआं उड़ गया, तो लोग कितने परेशान। लेकिन आप पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, ये बात तो आप पार्टी के फोरम में कह सकते हैं। जब आप विधानसभा में कहते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें हो जाती हैं। पार्टी के अंदर कोई मंत्री नहीं रहते, ना सरकार रहती, वहाँ पार्टी का अध्यक्ष रहता है। वो कहता है कि देखेंगे इसको, वो क्या देखेंगे भाई, जो आप बैठे हैं कुर्सी पे, और मैं ये बात अलग वहां कहूँ किसी व्यक्ति से, तो ये बात का क्या प्रभाव रहेगा, वो बात का क्या प्रभाव रहेगा, समस्या को उस समय क्या कभी आपसे पार्टी के मंत्री, जो आप कुछ एक शरणागत भी हो गए, आपने कहा कभी आगे कहा कि दादा मत उठाया कीजिए, सदन में हालत खराब होती है, इशारे में करते हैं, इशारे में सामूहिक जो बैठक होती है विधायक दल की, तो सरकार के नहीं घेरना चाहिए, लेकिन मुझसे व्यक्तिगत कोई नहीं कहता। अच्छा, एक जो मसला है आपका एज को लेके कहा गया कि भाई चूंकि आपकी एज ज्यादा है इसलिए आपको मंत्री नहीं होना चाहिए, लगता है आपको ठीक निर्णय था पार्टी का? नहीं, मुझे नहीं पता कि निर्णय कब हुआ, कौन सी मीटिंग में हुआ है, और अगर ये होता तो फिर ये कलराज मिश्र पर भी लागू होता। बिल्कुल, ये पूछने वाला था मैं और कलराज मिश्र स्वयं में यहाँ थे, मैंने ये हाईकमांड से पूछा, तो वो इस बात की चुप्पी साध ली उन्होंने। वरिष्ठ महामंत्री से पूछा मैंने, तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ नाराजगी हुई इस तरह के डिसीजन के बाद? नहीं, मुझे क्षोभ हुआ उससे, इसी क्षोभ हुआ कि मैं काम कर रहा था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई काम की कमजोरी, मैंने गृह मंत्री था, 100 डायल पूरे प्रदेश में चलाई, हिंदुस्तान में पहली बार चली। बिल्कुल, नरेंद्र भोपाल में आया जब मैं मुख्यमंत्री था, अब कल मैं वहां गया था सेवा यात्रा में, इससे भी ज्यादा योजना तो मैंने बनाई थी जो अब लागू हो रही। अगर वो पहले लागू कर देती तो सेवा यात्रा को और 4 चांद लग जाती। बिल्कुल। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर बाबूलाल गौर साहब से कुछ और मसलों पर बात करेंगे। आप देखते रहिए आमने सामने। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। हम आज बात कर रहे हैं बाबूलाल गौर साहब से, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। गौर साहब, एक बात ये भी है कि आप हमेशा बहुत खुल के बोल देते हैं कई सारे मसले पे, पार्टी के मसले पे, सरकार की फंक्शनिंग को लेके। कभी नाराजगी सीएम साहब की तरफ से या बाकी किसी की तरफ से, नहीं, या कोई माफी मांगने वाली नौबत के साथ माफ करिए अब मत बोलिए? मैं नियमों के अंतर्गत और संयम और अनुशासन के अंतर्गत सारी विधाएं जो एक जनप्रतिनिधि को अधिकार है जन समस्याओं को उठाने का, पार्टी के बारे में तो मैं बोलती नहीं। पार्टी से मैं तो पार्टी ने मुझे सब कुछ दे दिया, पार्टी का महामंत्री बना, पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना, पार्टी ने फिर मंत्री मुख्यमंत्री सब बनाया, गृह मंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे जो जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा उसके लिए सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं, उस विभाग के सामने रखते हैं। पैसा इतना खर्च होने के बाद भी दोगुना पैसा खर्च हुआ तो ही पूरी नहीं हुई योजना, क्यों नहीं हुई? तो इसके बारे में पूछना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की भी देखी हैं, बीजेपी की भी देखी हैं, अभी अपनी खुद की पार्टी की सरकार आप 13 साल से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितना प्रचारित हो रहा है उतना काम हुआ है? प्रचार तो होना चाहिए, काम उतना हुआ है प्रचार। लेकिन अच्छी सरकार में 2 सरकार है मैंने उनको मैं काम, मैंने अर्जुन सिंह जी की सरकार देखी। उस समय अर्जुन सिंह जी मेरे
मॉनिटर कहते थे और बुलडोजर मंत्री कहते थे बाद में मुझे। मैंने उनकी सरकार में देखा मुख्यमंत्री पूरे प्रश्नकाल में उपस्थित रहते ताकि जो विभागों के मंत्री जवाब दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, जो और जो उनके प्रश्न का हल सामने वाला हम लोग उठाते थे, अगर वो ठीक नहीं है तो खुद खड़े होकर करते थे कि ये इसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी या इस प्रकार की बात ये नहीं है। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं साधारण विधायक था 5वीं 6वीं बार का, तो मैंने एक प्रश्न पूछा था जो क्रमांक 2 पे आ गया था तारांकित प्रश्न में। एक मंत्री थे हमारे जबलपुर के मौलाना इख्तियार हुसैन साहब, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि भोपाल में उर्दू भवन कब बनेगा, तो अभी तक तो शिलालेख ही लगा है और बना नहीं है। तो अर्जुन सिंह जी बैठे हुए थे तो उन्होंने सुनिए कैसा, हमने तो उर्दू भवन की घोषणा नहीं की, हमने तो उर्दू मंजिल की घोषणा की थी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब, मैंने कहा मंजिल में और भवन में क्या फर्क है? कि मंजिल और भवन में वही फर्क है जो पतिव्रता नारी और मुसलमान की बीवी में होता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि हिंदू पतिव्रता में मुस्लिम बीवी में क्या होती है? तो देखे हिंदू की एक होती है और 4 मुसलमान की होती है। तो इसमें पूरा विधानसभा था, उन्होंने कहा उन्होंने कहा उर्दू भवन बनेगा और मंजिल नहीं बनेगा, और भवन मंजिल में कोई फर्क नहीं होता। ये तो शब्द है, मंजिल बना लो या भवन बना लो या इमारत बना लो। तो और 300 मंत्री का वो पोर्टफोलियो हटा दिया गया। नहीं तो उस सरकार, अर्जुन सिंह जी की सरकार और अभी जो शिवराज जी की सरकार चल रही है, उनमें अगर मार्किंग करें तो आप मार्किंग में करता नहीं, फिर भी किस तरह की आप संतोषजनक? हम पटवारी जी की सरकार में थे जी, पटवारी जी की सरकार में हमने बुलडोजर चलाया तो अर्जुन सिंह जी बहुत नाराज हो रहे थे क्या आपने इतने मुसलमानों के 5000 झुग्गियां तोड़ दी और इससे मुसलमान, यानी उन्होंने सांप्रदायिक आधार पे आप कर रहे हैं, नहीं सांप्रदायिक तालाब को बचाने के लिए कर रहे हैं, और उनको हमने जमीनें दी हैं, फ्री रहने की व्यवस्था दी और कर्ज दिया है। तो मेरा ऐसा कहना कि उस समय हम लोग जो जवाब देते थे। अभी आपको लगता है कि बड़ा एक झुग्गी माफिया सक्रिय है शहरों में जो अतिक्रमण कराता है? अब इंक्रोचमेंट की स्थिति वैसी नहीं है, लोग पैसे देके बसा देते हैं, नेता बसा देते हैं अपने चेलों को कि जाइए वहाँ बस जाइए सरकारी जमीन में। क्या आज के युग में जी चुनाव जीतना है, और ये कमी अर्जुन सिंह के हाल में भी थी कि जो जहाँ बस गया सरकारी ज़मीन पर उसको वहीं, और उसका एक धंधा शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है पूरे देश में। अब हमारे बल्लभगढ़ के साथ बनी है झुग्गी, किसके कारण में बनी भाई? तो ये एक चुनाव के अंदर सस्ती वोटिंग प्राप्त करने की लोकप्रियता है। लेकिन नाम आप देखिए, ईश्वर नगर, पीसी नगर, आरिफ नगर, ये नेताओं के नाम से बस जाते हैं, नेता बसा देते हैं और अपना नाम बना के अमर हो जाते हैं। अमर नहीं होते जी, ऐसे अमर नहीं होते जी। अमर तो जैसे कोई ऐसा कार्य करो, जैसे कोई बिरला मंदिर बना दो, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये है कहा। लेकिन इलीगल कब्जा रोक नहीं पाती गवर्नमेंट, हटाती क्यों नहीं? पूरे देश में सभी पार्टियों के लिए कह रहा कि गलत काम को सही करने की कोशिश की। अतिक्रमण है, उसको कैसा पट्टा मिलेगा? आप दीजिए जमीन, गरीबों को दीजिए, निःशुल्क दीजिए, आवाज। लेकिन जो आपने झुग्गी के बदले पक्के मकान की एक योजना शुरू की थी जवाहर नगरी प्रशासन, वो तो ठीक है भाई, आप दीजिए, उसको पैसा दीजिए, सहायता करिए ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। वो तो एक जीवन के लिए। कोई भी आगे कहीं कब्जा कर दे, कहीं भी सड़क पर, इसकी बुलडोजर चलाया मैंने। पूरे बैरागढ़ के अंदर जो सिंधी दुकानें थी 400, उनको तोड़ा मैंने। लोग एक्सीडेंट होते थे, मरते थे, लोग हमसे कहने लगे, सिंधी भाई मेरा क्षेत्र था चुनाव का, कहने लगे बाईपास बना लो इधर से। मेरे कितना करोड़ खर्च होएगा? कहने लगे सरकार के लिए क्या करना? नहीं, आपने 160 फीट की रोड को 80 फीट कर दिया। अर्जुन सिंह जी उसके विरोध में खड़े होने आए, आना नहीं चाहिए था। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब आप तोड़ने गए थे तो बुलडोजर चलाने गया था तो पूरी कमेटी, नॉट अर्जुन सिंह जी, माधवराव जी सिंधिया, KN प्रधान वगैरह वगैरह, और आके बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। फोन आया मेरे पास, बुलडोजर रोक दो, कोई गिरफ्तार नहीं कर। तो उन्होंने पटवारी जी को फोन किया कि मंत्री को कहो कि
ये काम बंद करे, तो उन्होंने कहा मैं मंत्री को चर्चा के लिए आपके पास भेज सकता हूँ, लेकिन वो काम उसके विभाग का है, वो करेगा। अगर वो ये नहीं कहते तो शायद ये वीआईपी रोड भी नहीं बनता और ये अतिक्रमण भी नहीं आता। पहले जैसी इतनी आज़ादी अब है? अब कोई सीएम ऐसे हैं जो ये बोले कि मंत्री इंडिपेंडेंट है, अपने मन का काम करेंगे, उनको कोई दखलंदाजी नहीं? इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करता। यानी कुछ आपको लगता है कि अभी दखलंदाजी? कमेंट नहीं करता। अच्छा, एक बात है गौर साहब, अभी उमा जी आई थी बीच में कुछ दिन पहले ही, और उन्होंने भोपाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि अब वो एमपी से कम ताल्लुक रखेंगी और एमपी में उनके उत्तराधिकारी उन्हीं के जो ओएसडी हैं वो रखेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे या आप भी कोई उत्तराधिकारी? नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, हर एक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और उत्तराधिकारी बनाना मैं पसंद भी नहीं करता। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ राजनीतिक बातों पर गौर साहब से उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे और कुछ गौर साहब की व्यक्तिगत अभिरुचियों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए आमने सामने। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। हम आज बात कर रहे हैं भाजपा के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब से। गौर साहब, एक जो बात है वो ये है कि इस बार फिर आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसको लेके संशय है? जरूर लड़ेंगे। जिंदगी जीने का नाम है और आगे बढ़ने का नाम है। बहुत लंबे समय से आपने रिकॉर्ड बनाया गोविंदपुरा सीट से लगातार जीतने वाला, अभी तक मेरी समझ से 10 बार, और कोई लीडर इतना नहीं है। नहीं, और भी होंगे, मैं तो नहीं कहता। एक ही इलाके से, लेकिन एक ही इलाके से लगातार 10 बार जीतना बड़ी बात है। तो पार्टी कह रही है कि हाँ लड़िए। देखेंगे पार्टी, अभी तो 1.5 साल बाकी है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी लड़ने की। आपने अभी से प्रचार शुरू कर दिया इलाके में जाके पूरा? मैं तो जिस दिन जीतता हूँ और 5 साल तक जनता के बीच में रहता हूँ और 70-75 हजार वोट से जीतता हूँ। कांग्रेस के लोग लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी कहते हैं यार इतने वोट से कैसे जीतते हुए, गुर बताओ। मेरे गुर मंत्र कुछ नहीं है, एक काम करने की शैली होती है। मैं चाहे कांग्रेस का वोटर हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी जाति का वोटर हो, उसके शादी में, उसके ब्याह में, उसकी मौत में, उसकी मैयत में, उसकी बीमारी में, उसके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। मैं यही गुरु मंत्र है। दिन भर का जो भी होता है वो आप डायरी में लिखते हैं। आपके बयान से इतना बवाल हो जाता है, डायरी कभी सामने आई तो उसमें बवाल तो नहीं होगा? नहीं, डायरी के अंदर तो घटनाएं होंगी है, देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं। अपने से मिलने वालों से के भी बारे में भी आप लिखते हैं कि आज वो मिले और उन्होंने ये कहा? ये रहता है कि भाई आज मिले, आपका आ जाएगा, पूरा ईटीवी का आ जाएगा, आप प्रधारी हमारे, आज हमने अपना बाइक दी, इतना ही आएगा। लेकिन ये चलता के लिए तो बहुत गलत बनेगा, लेकिन उसमें इशारा रहता है। तो वही इशारा बड़ा खुलासा तो कभी नहीं करेगा कोई इशारा। मैं मंत्री था, गैस राहत मंत्री था जी। माननीय सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री थे, तो सुंदरलाल जी पटवा से मैं कहता था कि 20 वार्डों का पैसा नहीं मिला, 36 को मिला है और पूरा भोपाल गैस पीड़ित है। केंद्र सरकार ने हमारे साथ पक्षपात किया, तो आप इस मामले को हल करो। अर्जुन सिंह जी देव युग से वहाँ मंत्री थे, आपका तो अर्जुन सिंह जी का अच्छा परिचय है, अगर वो चाहेंगे तो मिल जाएगा, तो आप उनको ब्रीफ करिए किस प्रकार। मैंने एक चिट्ठी बनाई, तो पहले तो कोई जवाब नहीं आया, फिर मैं पूरे नक्शे के लेकर के उनके पास गया कि 1 नंबर वार्ड तो गैस पीड़ित है, 2, 3, 4 नहीं है। फिर आपका बंगला मुख्यमंत्री है, गैस पीड़ित है, और टीटी नगर का साइड वाला नहीं है। तो वो मुस्कुराए कि बात तो आपकी सही है, आप ऐसा ज्ञापन बनाइए और मुझे दीजिए, मैं प्रधानमंत्री से आपको बुलाऊंगा, क्योंकि पैसे का मामला प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के अंडर में है। ये घटना मैंने लिखी है अपने, और मैंने प्रधानमंत्री से समय मांगा। अर्जुन सिंह जी ने मुझे प्रधानमंत्री जी से नरसिंह राव जी समय दिलाया। वो मुझे खुद गेट पे लेने आए, सो ग्रेट मैन, सेंट्रल मिनिस्टर नरसिंह राव नहीं, अच्छा अर्जुन सिंह जी। हाँ, लेकिन आपके बारे में कहा भी ये जाता है विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हैं, आप अर्जुन सिंह जी तो अब हमारे बीच नहीं रहे, और भी आपकी तारीफ लालू यादव करते हैं, आपकी तारीफ मुलायम सिंह जी करते हैं, जब आप सीएम थे तो आपकी तारीफ विपक्ष वाले ज्यादा क्यों करते हैं? मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा मदद करी हमारी एज ए चीफ मिनिस्टर। तो विपक्षी ज्यादा तारीफ और मदद क्यों करते हैं? नहीं, हमारे काम करने का तरीका, हमारी योजनाएं ऐसी रहती हैं कि जिसमें अगर वो कमी भी बताते हैं तो हम उसको तुरंत
वहीं बैठ करके नीचे स्वर करते हैं और जरूरत पे करते हैं। ना तो कोई मेरा बड़ा मकान है यहाँ कि मेरी कोई फैक्ट्री है, ना कोई शादी हाल है, इसी बंगले में रह रहा हूँ। एक प्लाट मिला था तो उस पर छोटा मकान बना लिया, यहाँ से वहां चला जाऊंगा अगर ये देव एक से जाना पड़ा तो मेरा कहना ये है कि हमारे विरोधी कौन है? वो हम भी सरकार है, वो भी जनता के काम के लिए हम बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल में इतनी जबरदस्त जीत हुई है बीजेपी को, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जीत का कुछ असर एमपी में किस संदर्भ में पड़ेगा? नहीं देखिए, वहाँ पर 15 साल 17 साल से विरोधी दलों की सरकार थी, मायावती जी की, मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की और ऐसी तरह। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हुई। यादवी जो थे दादा लोग, मुस्लिम दादा लोग, मायावती के दादा लोग, इन्होंने जनता पे इतने सरकारी जमीन कब्जा कर लेना, किसी की बहू बेटी को ले जाना, बलात्कार देना, व्यापारियों को सरेआम मार डालना, लूट डालना, इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब था। इससे जनता ने लॉ ऑर्डर ठीक नहीं था, काम तो सबके अच्छे हैं, मैं उसको लेकिन कंट्रोल नहीं था वहाँ पर, शांति व्यवस्था नहीं। इधर कुछ असर पड़ेगा एमपी की राजनीति में बिल्कुल बीजेपी का? तो हमारे यहाँ तो लॉ ऑर्डर ठीक है, हमारे यहाँ विकास हो रहा है। हाँ जरूर कि हम कर्जदार ज्यादा हो गए, लोन होगा 1,70,00,000 करोड़ का हो गया, तो वो ज्यादा हो गया है। क्या वजह है उसकी लोन बढ़ने? विकास के काम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए इसमें हो गया। एक जो बीजेपी में चलन अभी पिछले कुछ सालों शुरू हुआ है मार्गदर्शन मंडल बनाने का, कि वो मार्गदर्शन मंडल में रहिए और सलाह दीजिए, ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास कहीं बीजेपी से नहीं आया कि आप मार्गदर्शक मंडल में रहिए? न मार्गदर्शन का रहा है और न कोई और दर्शन। बीजेपी में बीजेपी जैसी थी वैसी है, जैसे अडवाणी साहब का किया कि वो मार्गदर्शक मंडल में आ गए। पता नहीं किसने कहा ये कौन से मार्गदर्शन में, मुझे तो नहीं पता कि आज तक मार्गदर्शन की मीटिंग हुई हो। गौर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे मसले पे बात की और बहुत बेबाकी से आपने बात की। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जिन्होंने बेबाकी से बात की कहूंगा तो शायद गलत होगा, क्योंकि गौर साहब पहचाने ही जाते हैं बेबाकी से बात करने के लिए। आज के इस आमने सामने में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ आपसे होगी मुलाकात। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।